पार्ट 2 है जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने कहा था कि इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में मेनली डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास हिस्सा होगा प्रोडक्शन का, एक कॉस्ट का, एक रेवेन्यू का, और रेवेन्यू के एतबार से अगर मार्केट्स को भी उसी के अंदर कवर कर लेंगे तो वो तीसरा पार्ट बन जाएगा कि जो रेवेन्यू कमाया जाएगा ऑन दी बेस ऑफ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो मीन्स कि आज हमने कॉस्ट और मार्केट स्ट्रक्चर दोनों ही इंशाल्लाह डिस्कस करने। अब इसमें कॉस्ट का एक पोर्शन ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कि इनपुट की कॉस्ट को कम करता था वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल थी, और जो इनपुट की कॉस्ट को इंक्रीज करता था और आउटपुट को डिक्रीज करता था तो वो था डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? तो मींस के जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मींस की कोई एक्टिविटी हो रही होगी जिसमें इनपुट हम देंगे और हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो जो हम इनपुट देंगे इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगने वाली कॉस्ट वो क्या कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। तो कहता था ओवरऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। जो चीजें बनानी है, बनाने के लिए हमें इनपुट देना पड़ेगा, या कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उनके लिए भी हमें कोई इनपुट लगानी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फिर हम बात करेंगे ये बैक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हम जो है वो एज ए लेबर काम कर रहे हैं, तो हमारी जो कॉस्ट होगी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। कि जो भी आप सर्विस अवेल कर रहे हैं उसकी आपने कॉस्ट बेयर की, और वो कॉस्ट इनडायरेक्टली होती किनकी है? हमारी होगी। उसके बाद कुछ उनका अपना अंदर प्रॉफिट जो है वो शामिल होने के बाद वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई जाएगी। तो कहते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। These costs include monetary payments। अब monetary payments है जो rewards of production है, and non monetary payments जिसे opportunity cost और foregone benefit कहा जाएगा। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक कॉस्ट नहीं बल्कि दो तरह की कॉस्ट होगी। एक मॉनेटरी कॉस्ट जो कि इन द टर्म ऑफ रुपीस जो आपकी जेब से निकली है, जिसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहेंगे। इस कॉस्ट को आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट का नेम भी देंगे कि जो आपकी जेब से पैसे निकले। और ये ऐसी कॉस्ट है जो जेब से पैसे तो नहीं निकले, लेकिन एक पैसा इससे कमाया जा सकता था लेकिन अब आपने कमाया नहीं। तो मींस के जो पैसे आने थे आए नहीं, इट्स मींस के वो भी आपकी एक कॉस्ट होगी, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं और इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे भी, ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये होगी इम्प्लिसिट कॉस्ट और ये होगी एक्सप्लिसिट जो कि एक्सपेल होगी, आउट ऑफ पॉकेट होगी, तो इसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। मींस के इस कॉस्ट के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो दो तरह की कॉस्ट होगी। एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगने वाली कॉस्ट जिसे हम मॉनेटरी कॉस्ट कहेंगे, और दूसरी होगी नॉन मॉनेटरी कॉस्ट जो कि हमारी अपॉर्चुनिटी या फोरगॉन या सैक्रिफाइस कॉस्ट होगी। कि अगर मैंने एग्जांपल भी दी थी कि आप एक जॉब और एक दो जॉब पे जाते हैं, आप पहले में इंटरव्यू दे के आते हैं तो 1 लाख रुपए सैलरी है, दूसरे में इंटरव्यू देते थे 1,20,000। तो अब आप अगर जाते हैं 1,20,000 वाली जॉब पे, तो मींस कि आपने लाख वाली को सैक्रिफाइस किया है किसके लिए? 1,20,000 वाले। तो लाख वाले भी तो आप कमा सकते थे, तो जो सैक्रिफाइस आपने किया है वो कॉस्ट भी आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में वो कहते हैं जी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट आल्सो नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, कि जो हमारी जेब से पैसे निकलते हैं उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आर द कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड एंड हैव आल्सो बीन बुक्ड एज एन एक्सपेंस बाय एन अकाउंटेंट। और ये अकाउंटेंट की तरफ से एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और these are the expenses that are paid out cost and involve cash outflows from the business। और ये जो हमारा एक्सपेंस होता है इसमें पैसा हमारी जेब से जाएगा, पैसा निकलेगा, और वो पैसा जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैश आउटफ्लोज की शक्ल में हम जो है वो उसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे।
अगेन अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करेंगे तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होगी जिसे हम आउट ऑफ पॉकेट मनी भी कहेंगे। जब हम वो पैसा कहीं लगाएंगे तो वो एज एन एक्सपेंस अकाउंटेंट उसे रिकॉर्ड करेगा। और इसके बाद अगर हम बिजनेस में उसे देखेंगे तो हमने कहीं ना कहीं उसे अपना कैश आउटफ्लो बनाया होगा, जिसमें इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, wages paid to the worker, utility expenses, raw material payments and building rents वगैरह, ये जो भी हमने पे किए होंगे या हमारे पास आए होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होंगी जो हमारी आउट ऑफ पॉकेट है। इसके बाद अगर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आल्सो नोन एज नॉन कैश कॉस्ट फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होती, रियलिटी में कैश कहीं पर भी नहीं दिखती, लेकिन उसकी वैल्यू को इज इक्वल टू कैश लेके जाया जाता है कि अगर ये करते तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। जो भी वैल्यू होती वो हम इसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। वो कहते हैं आर द कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड बट नो आर नॉट सेपरेटली शोन एज एन एक्सपेंस। ये अकर हो चुकी है लेकिन इसे अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया while calculating the total cost of production। जब आप टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहे थे तो उसे अलग से कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, आपने जस्ट रिकॉर्ड किया है जो आपकी जेब से पैसे निकले। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, तो मींस के अकाउंटेंट जो भी रिकॉर्ड करेगा वो जस्ट कौन सी कॉस्ट होगी, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो कॉस्ट रिकॉर्ड होती है ये अकाउंटेंट प्लस इकोनॉमिस्ट दोनों वाली ऐड करेंगे, मींस के इकोनॉमिस्ट जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट ये दोनों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेगा, जबकि अकाउंटेंट जस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेगा तो वो सिर्फ आउट ऑफ पॉकेट जो हमारी जेब से निकले जस्ट वो वाला पैसा ही रिकॉर्ड करेगा और उसी के अकॉर्डिंग देखेगा। लेकिन ये इसमें कि ये खर्चा ऑलरेडी अकर हो चुका है, ये अमाउंट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, लेकिन इसे एज एन एक्सपेंस सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया गया जब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाई। तो अगर इसकी एग्जांपल हम ले तो एग्जांपल में ये है कि ये आईजीपी और आईजीपी रोड पे एक शॉप है और एक 6th रोड पे शॉप है। अब यहाँ से यूएसबी जो है मुझे अगर मैं खरीदने जाऊं तो यहाँ से यूएसबी मुझे मिलेगी 800 रुपए की। अगर मैं यूएसबी परचेज करने जाऊं 6th रोड से तो वहां से मुझे यही फ्लैश यूएसबी मिलेगी 400 रुपए की। तो मुझे कहां से परचेज करनी चाहिए, 6th रोड से। अकाउंटेंट भी यही कहेगा कि आप 6th रोड पे जाएं, आपको ये यूएसबी 400 रुपए की पड़ेगी, आपका जो खर्चा है वो कम होगा, क्योंकि अकाउंटेंट को ये दिख रहा है कि हमारी जेब से पैसा कम निकलेगा तो एक्सपेंस कम होगा। अकाउंटेंट ने तो जस्ट रिकॉर्ड करना है आउट ऑफ पॉकेट मनी को, तो वो तो करेगा सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड। अब अगर मैं जाता हूं आईजीपी मेट्रो स्टेशन, वहां नूर प्लाजा से जाके या दुबई प्लाजा से जाके मैं जो है ये फ्लैश खरीदता हूं, तो ये अकाउंटेंट जो है ये रिकॉर्ड करेगा अपने अकाउंट के अंदर 400 का एक्सपेंस। और अगर यहां मैं आऊंगा तो यहां पर अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा 800 के एक्सपेंस। अब इकोनॉमिस्ट देखेगा, वो कहेगा कि इन दोनों में से फायदे वाला कौन सा है, अकाउंटेंट के एतबार से कौन सा है, 6th रोड वाला। अगर इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे तो कौन सी बनेगी बेहतर, ये वाली। क्यों, सिर्फ अकाउंटेंट जो देखेगा वो आउट ऑफ पॉकेट मनी को ही देखेगा और उसे ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पर वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन रही है अकाउंटेंट की नजर में 400 और यहाँ पर अकाउंटेंट की नजर में बन रही है 800। यहाँ पर ये कि मैं यहाँ से लिख लूंगा 800 रुपीज पे करके मैं फ्लैश ले आऊं। मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, 5 to 7 मिनट। क्या कोई मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना पड़ेगी, नहीं। क्या मुझे कोई अपना 1 घंटा या 2 घंटे सेक्रीफाइस करने पड़े,
नहीं, अपने 5 मिनट दिए मैं 800 वाली परचेज करके लिया है। लेकिन अगर मैं जाता हूं यहां से 6 रोड, तो मींस के मुझे आने और जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो लेट्स सपोज 60 रुपीज आने और जाने का, 30 रुपए जाऊंगा, 30 रुपए में वापस आऊंगा, 60 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के। ये भी तो इग्नोर ही किए थे ना, अकाउंटेंट ने तो इसे इग्नोर किया था कि उसको आने जाने का नहीं पता। चले लेट्स सपोज आने जाने का खर्चा भी मिला दिया, क्योंकि वो भी तो आउट ऑफ पॉकेट मनी है, जेब से पैसा निकला, उसने कहा ये भी इसी फ्लैश के लिए ही खर्चा हुआ, तो फिर भी ये 460 रुपए की पड़ी। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ से जाऊंगा, मेट्रो में धक्के खा के जाना है, मैंने वहां से फ्लैश लेके मैं वापस आऊंगा तो मेरा 1 घंटा लग जाएगा सोने से। और जब 1 घंटा लग जाएगा तो मेरे 1 घंटे की कॉस्ट, जो मैं 1 घंटा काम करके पैसे कमा सकता था, वो मैंने कमाए नहीं बल्कि फ्लैश लेने चला गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी या नहीं, कि मैं उस 1 घंटे में क्लास पढ़ाता, पैसे उससे जो कमाने थे अब वो कमा पाऊंगा नहीं, तो मैं तो फ्लैश लेने चला गया। अब जब मैं फ्लैश लेने गया हूं तो वो 1 घंटा जब मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा तो उस 1 घंटे के पैसे मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो जब नहीं मिलेंगे तो मैंने इस यूएसबी के लिए सैक्रिफाइस क्या किया, अपना 1 घंटा। जब मैंने अपना 1 घंटा सैक्रिफाइस किया तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि उस 1 घंटे की प्राइस जो थी वो अगर मैं पढ़ाता तो मैं 800 रुपीज चार्ज करता या 1000 चार्ज करता, तो ये फ्लैश मुझे फिर कितने की कॉस्ट करती, 1460। तो बेहतर यही कि 800 वाली जाऊं यहां से पकड़ के ले आऊं। तो इकोनॉमिस्ट की नजर में बेहतर ये है कि जिस पे आपकी कोई भी इम्प्लिसिट कॉस्ट ना हो, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो भी है वो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट करने के बाद जो है वो अपने खर्चे पे आता है। यही वो खर्चा है जो कहते हैं कि भाई ये ऑलरेडी इनकर्ड हो गया था, मींस 1000 रुपए वेस्ट तो हो गया, अपॉर्चुनिटी के तौर पर तो जा चुका, लेकिन कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। तो यहां पर इम्प्लिसिट कॉस्ट में इकोनॉमिस्ट 2 कॉस्ट को ऐड करेगा, सॉरी इकोनॉमिस्ट जब भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाएगा तो वो 2 चीजों को रिकॉर्ड करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक इकोनॉमिस्ट की नजर में, वो होगी एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। और अगर अकाउंटेंट की नजर में देखेंगे तो अकाउंटेंट की नजर में सिर्फ एक ही होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो कि एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये इस वजह से वो साथ में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आएगी, और इम्प्लिसिट वो है जो आउट ऑफ पॉकेट नहीं है या नॉन कैश है, जो हमारे जेब से तो नहीं जा रही लेकिन उसकी कोई ना कोई कॉस्ट बनती थी जिसे कि कहीं रिकॉर्ड भी नहीं किया गया होगा, तो वो भी उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करने के बाद उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखें तो वो कहता है रेंट दैट अ शॉप ओनर कुड रिसीव ऑन बिल्डिंग इन स्ट्रीट रोड डूइंग बिजनेस इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ लैंड। मींस कि उसने अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा तो बिल्डिंग रेंट पे दी है, अब जो बिल्डिंग रेंट पे दी है तो उससे उसे कोई एक क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है। अब वो जो रेंट आ रहा है वो उसकी एक क्या है, कॉस्ट आ गई, एक्सप्लिसिट मतलब फिगर में आ गई, लेकिन वो उसके रेंट रिसीव करने के बदले में अपना एक बिल्डिंग वो जो छोड़ रहा है, जो बिजनेस छोड़ रहा है, जो कर नहीं पा रहा, तो उसकी कॉस्ट वहां से क्या चली जाएगी, जो कॉस्ट जाएगी वो क्या होगी, एक्सप्लिसिट, जो कि कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होगी। रिकॉर्ड तो सिर्फ रेंट वाली होगी, बाकी जो बिजनेस नहीं कर पा रहा वो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होगी। इसके अलावा सैलरी दैट एन इंडिविजुअल कुड रिसीव बाय वर्किंग फॉर समवन एल्स इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग हिज ओन कमर्शियल एक्टिविटीज, कि अगर आप अपना काम नहीं करते या अपना काम छोड़ के किसी का काम करते हैं तो वहां से आपको पैसे आने हैं। तो मींस के फिर जब आप किसी का काम करके पैसे कमाएंगे तो अपना काम आपने छोड़ दिया, अगर वो आप करते तो वहां से आपको क्या होता, फायदा होता। तो जो आपको फायदा अब नहीं होगा तो मींस के आपने वो सैक्रिफाइस कर दिया फायदा, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी।
मीन्स के आप अगर किसी एक चीज को अचीव कर रहे हैं और दूसरे को आप फॉरगॉन कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, तो अगर आप उसे भी अचीव करते या करते तो वो कितनी कॉस्ट आपको देता, वो आपकी कॉस्ट क्या कहलाएगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट में अगर हम देखें तो अगर स्टडी और मैच दोनों सेम डे में, मतलब टेस्ट भी आ गया अगले दिन और रात को मैच भी है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैच देख रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? पढ़ाई जो फोरगॉन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे होंगे कि जो पढ़ रहे हैं, मैच नहीं देख रहे, उनके लिए क्या होगा? मैच। तो मींस के